यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है महाजनपद और विदेशी आक्रमण, जिसपे टोटल 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसने जन से महाजनपद बनने की प्रक्रिया को गति दी? बौद्ध धर्म, लौह और कृषि, व्यापार या युद्ध? तो लौह और कृषि। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? महावस्तु, अंगूतर निकाय, दीघ निकाय या विनय पिटक? तो अंगूतर निकाय से। निम्न में से कौन सा गणराज्य था? कौशल, मल्ल, मगध या वत्स? तो मल्ल और वज्जी जो है ये दोनों गणराज्य थे, बाकी सब जो है उन सब में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, काशी, मगध या वत्स? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल के प्रसेनजीत की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक? तो अजातशत्रु के साथ हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह, कौशाम्बी, चंपा या श्रावस्ती? तो चंपा थी। एक तो महाजनपद और राजधानी तो भाई रट ही लो। कौन सा महाजनपद गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था? मगध, वत्स, अश्मक या पांचाल? तो मगध जो है वो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, शूरसेन, काशी या गांधार? तो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अश्मक महाजनपद की भौगोलिक स्थिति क्या थी? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत? तो दक्षिण भारत थी। ये अकेला ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में। विज्ज का अर्थ क्या था? व्यापारी, पशुपालक समुदाय, योद्धा या शासक? तो पशुपालक समुदाय था। अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी और महिष्मती, श्रावस्ती, चंपा या कन्नौज? तो अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तर की थी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की महिष्मती। कौशल के राजा प्रसेनजीत के समकालीन कौन थे? महावीर, अजातशत्रु, गौतम बुद्ध या पोरस? तो वैसे तो अजातशत्रु भी था, लेकिन यहाँ पर हमें गौतम बुद्ध मानना है। महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, अयोध्या, मथुरा या इंद्रप्रस्थ? तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है पैराडॉक्सिकल लग रहा है, तो इसीलिए हम हस्तिनापुर ही मारेंगे। महाभारत काल में शिशुपाल किस महाजनपद का शासक था? मगध, चेदी, काशी या गांधार? तो चेदी का शासक था शिशुपाल। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 4, 6, 10 या 12? तो 10 महाजनपद जो है वो सिर्फ गंगा घाटी में ही स्थित थे। शाक्यों की राजधानी कौन सी थी? कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली या रामग्राम? तो कपिलवस्तु के शाक्य। कौन से 2 महाजनपद गणराज्य थे? मगध और कौशल, वज्जी और मल्ल, अंग और वत्स या गांधार और शूरसेन? तो वज्जी और मल्ल। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत का था? गांधार, अश्मक, मल्ल या मत्स्य? तो अश्मक जो है वो दक्षिण भारत का है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा, विराटनगर, अयोध्या या कौशाम्बी? तो मत्स्य की है विराटनगर। मत्स्य कहाँ है? राजस्थान साइड है। पांचाल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, अहिच्छत्र और काम्पिल्य, उज्जैनी या मथुरा? तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ये भी जो है उत्तरी पांचाल का अहिच्छत्र है और दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य। वज्जी महासंघ में कुल कितने गणराज्य शामिल थे? 5, 6, 8 या 10? तो वज्जी संघ में जो है 8, वज्जी संघ में 8 थे, और जो मल्ल वज्जी में 8 थे और मल्ल में जो है 2 थे, कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। मगध और वज्जी के बीच कौन सी नदी थी? सोन, गंगा, यमुना या घाघरा? तो गंगा नदी थी। मगध के पहले सम्राट बिंबिसार ने किस राज्य को दहेज में प्राप्त किया? वत्स, अंग, कौशल या काशी? तो काशी को जो है बिंबिसार ने दहेज में प्राप्त किया था, लेकिन इसको जो है मतलब वहां से दहेज में कुछ वहां का राजस्व मिलता था। पूरा काशी इसने नहीं जीता था, बिंबिसार ने नहीं जीता था, जबकि काशी का जो विलय है वो मेनली अजातशत्रु ने पूरी तरह से किया था। बिंबिसार को दहेज में इस तरह से मिला था कि बिंबिसार ने जो है वो प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था। कौशल का राजा विरूधक किसका पुत्र था? अजातशत्रु, प्रसेनजीत,
ब्रह्मदत्त या पुष्कर सारण। तो ये प्रसेनजीत का पुत्र था। और इसकी स्टोरी ये है कि प्रसेनजीत जो है वो एक लिच्छवी जो होते हैं उनकी जो बेटी थी, उनकी जो राजकुमारी थी, उनसे विवाह करना चाहता था। तो जब वो इच्छा प्रकट करता है तो लेकिन लिच्छवी जो है इन चीजों के लिए राजी थे नहीं। तो वो लोग क्या किया कि अपनी बेटी की जगह एक दासी को इसका भेष बना के जो है भेज दिया और उसी से विवाह हो गया था इसका प्रसेनजीत का। उसी का पुत्र था ये विरूधक, जो बाद में जाके जो है प्रसेनजीत को पराजित करके या उसको जो है गद्दी से हटा के बैठ जाता है और फिर बदला भी लेता है लिच्छवियों से। 16 महाजनपदों में से कौन सा एक संघ राज्य था? वत्स, वज्जी, कौशल या मगध? तो वज्जी था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किस शासक से हुआ? अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद या उदयन? तो बिंबिसार से हुआ। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या शिशुनाग वंश? तो हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार ने कौन सा विवाह संबंध अंग और कौशल से स्थापित किया? अंग और अवंती, कौशल और वत्स, अंग और कौशल या मल्ल और कुरु? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये सब गलती लिखा गया है कि मतलब इसको पूछना था कि बिंबिसार ने किन राज्यों के साथ जो है वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो अंग और कौशल से। बिंबिसार ने अंग पर अधिकार करने के बाद कौन से नगर को मगध में मिलाया? उज्जैनी, चंपा, कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो चंपा को मिलाया था जो कि अंग की राजधानी थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार को सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या किया? निर्वासित किया, युद्ध किया, वध कर दिया या बंदी बना लिया? तो वध कर दिया था। इस वजह से हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया। वहीं फिर इसका जो बेटा था अजातशत्रु का उदयन, उसने अजातशत्रु का वध कर दिया। अजातशत्रु ने किस राज्य के खिलाफ सबसे पहला युद्ध किया? मल्ल, कौशल, वज्जी या वत्स? तो वज्जी के खिलाफ किया था। और कुल 3 राज्यों को इसने मिलाया था, वज्जी, काशी और कौशल को। अजातशत्रु के युद्ध नीति के 2 प्रमुख साधन क्या थे? अश्व और गज सेना, धनुष और तोप, महाशिलकंटक और रथमूसल या जल सेना और अग्नि अस्त्र? तो अजातशत्रु ने जो वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की थी उसमें जो 2 प्रमुख टूल्स उसने यूज किए थे, 2 प्रमुख हथियार जो थे वो थे रथमूसल और महाशिलकंटक। अजातशत्रु ने कौन सा किला बनवाया था? राजगिरी दुर्ग, पाटलिपुत्र पाटलिग्राम किला, वैशाली दुर्ग या अयोध्या किला? तो राजगिरी दुर्ग बनवाया था। जब ये जो वज्जी थे वो बहुत सारे लगभग 30-40 राजाओं का संघ बनाकर इसके ऊपर आक्रमण करने वाले थे, तब उसने राजगिरी का जो है दुर्गीकरण किया। बिंबिसार और अजातशत्रु में कौन से धर्मों का उदय हुआ? के शासन काल में कौन से धर्मों का उदय हुआ? वैदिक धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, शैव और शाक्त धर्म या ईसाई और पारसी? तो बौद्ध और जैन धर्म। अजातशत्रु ने अपने जीवन के अंतिम काल में क्या किया? बौद्ध भिक्षु बना, आत्महत्या की, युद्ध में मारा गया या जैन मुनि बना? तो बौद्ध भिक्षु बना था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध में किस वंश का आरंभ हुआ? शिशुनाग, नंद, मौर्य या हर्यक? तो वैसे तो अजातशत्रु के बाद उदयन बैठा था, लेकिन अगर वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश आया था हर्यक वंश के बाद। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग, महापद्मनंद, उदयन या कालाशोक? तो शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की अंतिम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा या राजगिरी? तो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि ये जब आया था, ये शिशुनाग जब आया था शुरू में, तो उसने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो है वो वैशाली में स्थापित कर दी थी। वैसे ऑफिशियली नहीं, बल्कि दूसरी राजधानी जो है उसने वैशाली में स्थापित कर दी, लेकिन फिर वापस जब कालाशोक आया तो उसने वापस से राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद या चंद्रगुप्त मौर्य? तो कालाशोक के काल में हुई। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, धनानंद, कालाशोक या शिशुनाग? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद को पुराणों में क्या कहा गया है? क्षत्रिय कुल नाशक, धर्म संस्थापक, प्रथम सम्राट या चक्रवर्ती? तो क्षत्रिय कुल नाशक, या फिर इसके जगह पे जो है सर्व छत्रांतक भी लिखा जा सकता है, तो उसी का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र या उज्जैनी? तो पाटलिपुत्र थी। किस नंद शासक का उल्लेख सिकंदर के समकालीन के रूप में हुआ? कालाशोक, महापद्मनंद, धनानंद या उदयन? तो धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था।
नंदों के पतन का कारण कौन बना? बौद्ध धर्म, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य या मल्ल गणराज? तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। धनानंद की आलोचना क्यों होती थी? कमजोर शासन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, कर अधिकता और लोभ के लिए या धर्मद्रोह के लिए? तो कर अधिकता और लोभ के लिए। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में प्रमुख योगदान किसका था? शिशुनाग, बिंबिसार और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो बिंबिसार और अजातशत्रु, क्योंकि उत्कर्ष की बात कर रहा है। पाटलिपुत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था? वैशाली, पाटलीग्राम, राजगृह या अयोध्या? तो पाटलीग्राम नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद कितने राजा हुए? 1, 2, 3 या 4? तो अजातशत्रु की मृत्यु के बाद हर्यक वंश में जो है वो 3 राजा हुए। मगध के शासकों की शक्ति के पीछे कौन से कारण प्रमुख थे? कृषि और जल प्रबंधन, खनिज संपदा, सेना और राजनय या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी था। अजातशत्रु के समय किस संघ के विरुद्ध घातक युद्ध हुआ? कौशल, वत्स, वज्जी या मल्ल? तो वज्जी के खिलाफ हुआ था। इसी में इसके खिलाफ जीतने के लिए उसने रथमूसल और महाशीलकंटक का इस्तेमाल किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य किस शासन व्यवस्था को दर्शाते थे? राजा द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन, मंत्री परिषद द्वारा शासन या सेना द्वारा शासन? तो जनता द्वारा शासन। गणराज्य किस प्रकार का शासन था? एकाधिकारवादी, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक या तानाशाही? तो लोकतांत्रिक था। वज्जी महासंघ की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या चंपा? तो वज्जी की थी वैशाली। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? मल्ल, वज्जी, कौशल या वत्स? तो वज्जी की थी। वज्जी महासंघ में शाक्य, लिच्छवी और मल्ल के अतिरिक्त कौन से समुदाय थे? वज्जी, चेदी, मत्स्य या सूरसेन? तो वज्जी। ऑब्वियस सी बात है, नाम से थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। वज्जी संघ का प्रशासनिक प्रमुख कौन कहलाता था? राजा, गणाध्यक्ष, संघपति या महासभापति? तो संघपति कहलाता था। वैशाली किस धर्म की पहली महिला भिक्षुणी का गृह नगर था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या शैव धर्म? तो बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो महिलाओं का प्रवेश था वो सबसे पहले वैशाली में ही स्टार्ट किया गया था और सबसे पहली जो महिला थी जिसे बौद्ध धर्म में शामिल किया गया वो थी बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी। ईरानी आक्रमण सबसे पहले भारत में कब हुआ? 600 ईसा पूर्व, 516 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व या 327 ईसा पूर्व? तो 516 ईसा पूर्व। ईरानी शासक जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था वो था कुरुश, कंब्यूजिया, दारा या सरसस? तो दारा था। दारा प्रथम ने भारत के किस भाग को अपने साम्राज्य में मिलाया? पंजाब और सिंध, गंगा घाटी, मालवा या मगध? तो पंजाब और सिंध। दारा के समय भारत से कर वसूल कर किसे कहा गया? यानी कि दारा के अंदर जो क्षेत्र थे जहां पर जो है ये टैक्सेशन सिस्टम था दारा का, वो कौन कौन सा था? हिंदू, सिंधु, हिंदूश या सप्त सिंधु? तो उस क्षेत्र को हिंदूश कहा गया। दारा की कर नीति के अनुसार भारत सबसे अधिक कर देने वाला था। सबसे, यार ये हिंदी में गलती लिख देते हैं। दारा के अंदर जो है ये पूछ रहा है कि टैक्सेशन के अंदर यानी दारा की कर नीति के अंदर भारत कैसा था? मतलब सबसे ज्यादा करदाता था या कर मुक्त क्षेत्र था, सबसे अधिक करदाता था या सबसे अमीर लेकिन कर से मुक्त था? तो सबसे अधिक करदाता था। ईरानियों के भारत आगमन से किस लिपि का प्रभाव पड़ा? ब्राह्मी, अरेमाइक, देवनागरी या शारदा? तो अरेमाइक लिपि, जो कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि की तरह। भारत ईरान संपर्क से निम्न में कौन सा लाभ नहीं हुआ? प्रशासनिक प्रणाली का प्रभाव, कला में नयापन, भारतीय धर्मों का प्रचार ईरान में या लिपि का विकास? तो भारतीय धर्मों का प्रचार ईरान में नहीं हुआ था। यवन आक्रमण किसके नेतृत्व में भारत में हुआ? डेरियस, साइरस, सिकंदर या सेल्यूकस? तो सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? 327, 321, 318 या 302? तो 327 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मगध, गंगा घाटी, पश्चिमोत्तर भारत या दक्षिण भारत?
तो पश्चिमोत्तर भारत, पता होगा आपको, झेलम का युद्ध, हाइडेस पीज वाला। किस भारतीय राजा ने सिकंदर से युद्ध किया? चंद्रगुप्त मौर्य, आम्भी, पोरस या घनानंद? तो पोरस ने किया था। पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने क्या किया? उसे मार दिया, उसे बंदी बना लिया, उसे पुनः राज्य दिया या उसे यूनान भेज दिया? तो उसे पुनः राज्य सौंप दिया। इसकी स्टोरी ये थी कि जब पोरस को बंदी बना के सिकंदर के पास लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते हो? तो पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस जवाब से खुश होकर जो है सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। यूनानी सैनिकों ने गंगा की ओर बढ़ने से इनकार क्यों कर दिया? भोजन की कमी, मौसम खराब था, गंगा घाटी के राजाओं की शक्ति या बीमारी? तो गंगा घाटी के राजाओं की शक्ति। वैसे कुछ जगह पे बीमारी भी बताया गया है, लेकिन मेनली रीजन जो है गंगा घाटी के राजाओं की शक्ति ही माना जाएगा। भारत पर यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? भारत यूनान का उपनिवेश बन गया, भारत की संस्कृति नष्ट हुई, या यूनानी संस्कृति का संपर्क हुआ, या कुछ नहीं बदला? तो देखो, यूनानी संस्कृति का संपर्क तो हुआ था, तभी तो गांधार जो मूर्तिकला की शैली है गांधार, उसका विकास हुआ। यूनानी प्रभाव से किस कला शैली का जन्म हुआ? चोल शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली या नागर शैली? तो गांधार शैली। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत, बेबीलोन, यूनान या मिस्र? तो बेबीलोन में हुई थी। उसके सिर में जो है मस्तिष्क में पेचिश रोग हो गया था, उससे उसकी मृत्यु हुई थी। भारत में यूनानी प्रभाव किसके समय तक रहा? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो कनिष्क के टाइम तक रहा। यूनानी आक्रमण के तुरंत बाद कौन भारतीय सम्राट उभरा? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या पुष्यमित्र शुंग? तो चंद्रगुप्त मौर्य उभरा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में किस युग की शुरुआत मानी जाती है? वैदिक युग, महाजनपद युग, गुप्त युग या मौर्य युग? तो महाजनपद युग। इस काल को प्राचीन भारत का बौद्धिक युग क्यों कहा जाता है? कृषि विकास के कारण, नई दार्शनिक विचारधाराओं के कारण, विदेशी आक्रमणों के कारण या व्यापार वृद्धि के कारण? तो नई दार्शनिक विचारधाराओं के कारण। इस काल में किस प्रमुख सामाजिक संस्था को चुनौती मिली? परिवार, वर्ण व्यवस्था, विवाह या शिक्षण पद्धति? तो वर्ण व्यवस्था को। किस धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म को बिना जाति के माना? वैदिक धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या यजुर्वेद संप्रदाय? तो बौद्ध धर्म ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विवाह से उत्पन्न कुल कितने प्रकार के पुत्र माने जाते थे? 6, 9, 12 या 16? तो 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख जो है किया गया है। जिस पुत्र को दत्तक बना लिया गया हो यानी गोद लिया गया हो वह क्या कहलाता था? कानीन, दत्तक, क्षेत्रज या आपविद? तो दत्तक कहलाता था। मृत भाई की पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? पुत्रक, आपविद, नियोग या क्षेत्रज? तो नियोग कहलाता था। मतलब पहले के टाइम पे जो है महाभारत काल में भी इस चीज का उल्लेख है कि जो भी मान लो कि कोई औरत है जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसका पति या तो नपुंसक है या मर चुका है, तो इसके लिए वो अपने पति के जो निकट संबंधी है या फिर किसी ब्राह्मण उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। उसी को नियोग प्रथा कहा जाता है। विवाहित स्त्री से गैर पति द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्या कहा गया? पौरुष, गूढ़जात, कानीन या आपविद? तो आपविद कहा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? और एक और बात बता दूं, इसमें अगर पूछा जाएगा, एक और बात बता दूं, अगर इसमें पूछा जाएगा जैसे ये कि जिस पुत्र को दत्तक लिया गया वो क्या कहलाता है? तो दत्तक कहलाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे जो वैध पुत्र था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको औरुष कहा जाता था। फिर जैसे ये क्षेत्रज है, क्षेत्रज जो है वो वही आ जाता है कि अगर जो है अपने निकट संबंधी से जो है वो करवा ले। उसके बाद या फिर मुझे जहाँ तक लगता है ये कानीन का मतलब जो है, कानीन का मतलब था शायद कि जो स्त्री होती है उसकी विवाह से पहले ही जो है उसको मतलब जो विवाह होता है विवाह से पहले जब वो अपने पिता के घर में होती है तभी जो पुत्र उत्पन्न हो जाता है उसको कानीन कहा जाता है। अब आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्र और शिक्षित, उच्च अधिकार प्राप्त, गौण और अधीनस्थ या धार्मिक गुरुओं के समान? तो गौण और अधीनस्थ। किस ग्रंथ में पुत्रों के प्रकार का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद, मनुस्मृति, उपनिषद या अथर्ववेद? तो मनुस्मृति में मिलता है।
श्रवण कुमार की कहानी किसका उदाहरण है? पुत्र धर्म, स्त्री शिक्षा, तपस्या या युद्ध नीति? तो पुत्र धर्म का उदाहरण है। लोकायत या चार्वाक दर्शन किसका विरोध करता था? सांख्य, वेदांत, चार्वाक या मीमांसा? चार्वाक दर्शन किसका विरोध करता था? तो वेदांत का विरोध करता था। चार्वाक दर्शन का मुख्य आधार क्या था? आत्मा, ईश्वर, प्रत्यक्ष ज्ञान या यज्ञ? तो प्रत्यक्ष ज्ञान था। चार्वाक दर्शन में किस चीज का पूर्ण विरोध किया गया? नैतिकता, मोक्ष, यज्ञ और वेद या समाज? तो यज्ञ और वेद का। नास्तिक दर्शनों में कौन कौन शामिल है? सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन, चार्वाक, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा या उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र? तो बौद्ध, जैन और चार्वाक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नई धार्मिक धाराओं के लिए अनुकूल स्थितियां कैसे बनी? कृषि काल से, व्यापारी वर्ग का उदय, यज्ञ का विरोध या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। किस वर्ण ने यज्ञ पर व्यय को लेकर विरोध किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो क्षत्रिय ने विरोध किया। बुद्ध और महावीर किस वर्ण से संबंधित थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र? तो दोनों क्षत्रिय से संबंधित थे, क्योंकि आपको पता होगा कि बुद्ध भी जो है वो जो उनके पिता थे वो शाक्य गण के मुखिया थे, और जो महावीर थे उनके जो पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। जैन और बौद्ध धर्म किस वर्ण समूह में लोकप्रिय हुए? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य? तो इसमें अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो शूद्र भी है और वैश्य भी है, तो इसलिए हम ज्यादातर आंसर जो है शूद्र को ही मानेंगे, क्योंकि मैं शूद्र इस चीज से नाराज थे कि उन्हें जो है अगर वैदिक धर्म में मान्यता है कि उन लोगों को सबसे नीचे रखा गया है सोपान क्रम में, इसीलिए। और बौद्ध और जैन में क्या है कि किसी भी तरह का जो है हायरार्की है नहीं, तो इसलिए शुद्ध धर्म जो है वो सबसे ज्यादा बौद्ध और जैन में कन्वर्ट हुए थे। इस काल में किसे सामाजिक परिवर्तन का वाहक माना गया? ब्राह्मण वर्ग, नवधर्म, राजतंत्र या कृषि प्रणाली? तो नवधर्म। चार्वाकों के अनुसार सुख का एकमात्र साधन क्या था? मोक्ष, भोग, ज्ञान या तपस्या? तो भोग यानी एंजॉयमेंट। किस धार्मिक परंपरा ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण माना? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो जैन धर्म ने माना। श्रवण किस श्रेणी में आते हैं? याज्ञिक ब्राह्मण, तपस्वी भिक्षु, क्षत्रिय योद्धा या ग्रामीण व्यापारी? तो तपस्वी भिक्षु। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक दृष्टि से प्रमुख परिवर्तन क्या था? वर्ण व्यवस्था का उन्नयन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, धार्मिक समानता की अवधारणा या शिल्प कला का पतन? तो धार्मिक समानता की अवधारणा, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो था वही सब चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो नए नए जो धर्म आए उसमें समानता को ज्यादा महत्व दिया गया। तो यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बाकी के 100 क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो पहला है अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में कौन सा शामिल नहीं था? काशी, मल्ल, दशार्ण या वत्स? तो दशार्ण जो है वो शामिल नहीं था। 16 महाजनपदों की अवधारणा मुख्यतः किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल या गुप्त काल? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? पाटलिपुत्र, चंपा, राजगिरी या वैशाली? तो राजगिरी थी। और अगर राजगिरी से भी पहले पूछता था तो गिरिव्रज थी, क्योंकि गिरिव्रज को जो है जो हर्यक वंश से भी पहले था एक वंश, उस वंश का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर शायद खैर छोड़ो, लेकिन उससे पहले जो है गिरिव्रज थी राजधानी, और जब बिंबिसार आया तो उसने राजगिरी को राजधानी बनाई थी। अश्मक महाजनपद की विशेषता क्या थी? यह गणराज्य था, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी वाराणसी थी, या यह यवनों से युद्धरत था? तो यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, विराटनगर, कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो विराटनगर थी। विराटनगर को कहीं कहीं बैराठ भी कहा जाता है। गांधार महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने की खदानों, सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा, मूर्तिकला या घोड़ों की नस्ल? तो सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा। वही अगर पूछ लेगा घोड़ों की नस्ल के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो वो कम्बोज जो है, जो कि कश्मीर साइड स्थित है, वो था। वज्जी महासंघ की राजधानी कौन सी थी? कपिलवस्तु, वैशाली, मथुरा या कौशाम्बी? तो वैशाली थी।
कंबोज महाजनपद की पहचान क्या थी? शुद्ध वैदिक जीवन, घुड़सवारी और सैन्य क्षमता, व्यापार केंद्र या कृषि प्रधान जीवन? तो घुड़सवारी और सैन्य क्षमता। ईरानी आक्रमण भारत में किसने प्रारंभ किया था? साइरस द्वितीय, दारा प्रथम, सरसस या दारा तृतीय? तो देखो ये नहीं बोल रहा है कि भारत में पहला सफल आक्रमण किसने किया। अगर सफल बोलता तो वो दारा प्रथम होता, लेकिन अगर सीधे बोल दे कि ईरानी आक्रमण भारत में किसने प्रारंभ किया तो वो होगा साइरस द्वितीय, क्योंकि इसने पहला असफल आक्रमण किया था। तो पहला सफल आक्रमण दारा प्रथम ने किया था। भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? साइरस, दारा प्रथम, जेरेक्सस या आर्कटस दारा प्रथम। दारा प्रथम ने भारत में किस भूभाग पर अधिकार किया? बंगाल, सिंध और पंजाब, गंगा घाटी या उत्तराखंड? तो सिंध और पंजाब। ईरानी शासक दारा के समय भारत कौन सा प्रांत बना? 10वां, 12वां, 20वां या 15वां? तो 20वां प्रांत बना था। हेरोडोटस के अनुसार भारत से कर वसूली कितनी होती थी? 360 दिरम, 360 टेलेंट, 100 शतमान या 500 सिक्के? तो 360 टेलेंट। दारा प्रथम के नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या था, जिसे सिंधु नदी के मार्ग की खोज के लिए भेजा गया था? स्काइलेक्स, हेरोडोटस, जेनोफोन या कार्टेज? तो स्काइलेक्स नाम था। ईरानी शासक जेरेक्सस ने भारतीयों का प्रयोग कहाँ किया? चीन के विरुद्ध, यवनों यानी ग्रीकों के विरुद्ध, मिस्र के विरुद्ध या रोम के विरुद्ध? तो यवनों के विरुद्ध किया था। भारत में खरोष्टी लिपि के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? सिकंदर, मौर्य शासन, ईरानी प्रभाव या सातवाहन? तो ईरानी प्रभाव को जाता है। ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत की किस लिपि पर पड़ा? ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी या तमिल ब्राह्मी? तो खरोष्टी लिपि पर। खरोष्टी लिपि की दिशा क्या थी? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या गोलाकार? तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे ही। ईरानी प्रभाव से किस प्रशासनिक प्रणाली का बीज पड़ा? पंचायत प्रणाली, छत्रप प्रणाली, महामात्य प्रणाली या वर्ताकार परिषद? तो छत्रप प्रणाली का। दारा तृतीय के बाद हकमनी साम्राज्य किसके हाथों समाप्त हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, पोरस या सेल्यूकस? तो सिकंदर के हाथों समाप्त हुआ। भारत के किन दो महाजनपदों पर दारा प्रथम का विशेष प्रभाव रहा? मगध और कौशल, गांधार और कंबोज, पांचाल और मत्स्य या मल्ल और वत्स? तो गांधार और कंबोज, क्योंकि ये दोनों ही जो है भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित है। गांधार तो खैर पाकिस्तान में है और कंबोज जो है वो कश्मीर साइड है। ईरानी आक्रमण के समय भारत में किस वंश का प्रभुत्व था? नंद, मौर्य, हर्यक या शिशुनाग? तो ईरानी आक्रमण जो पहला हुआ था उस टाइम पे अगर बात की जाए तो शिशुनाग वंश का था। सिंधु और पंजाब क्षेत्र का ईरानी नियंत्रण कितने वर्षों तक रहा? लगभग 50 वर्ष, लगभग 100 वर्ष, लगभग 200 वर्ष या केवल 20 वर्ष? तो लगभग 100 वर्ष तक रहा, क्योंकि उसके बाद सिकंदर ने सब कुछ मिटा दिया। भारतीय इतिहास पर ईरानी प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? केवल सैन्य, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक या व्यापारिक? तो सांस्कृतिक और प्रशासनिक। हकमनी साम्राज्य से भारत को कौन सी प्रमुख विशेषता मिली? अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मी लिपि, छत्रप प्रणाली या खरोष्टी लिपि? या छत्रप प्रणाली और खरोष्टी लिपि या अग्नि पूजा? तो छत्रप प्रणाली और खरोष्टी लिपि। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 327 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व? तो 327 ईसा पूर्व। ये खैर रिपीटेड क्वेश्चन है। सिकंदर का आक्रमण भारत के किस भूभाग तक सीमित रहा? गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत? तो उत्तर पश्चिमी भारत। सिकंदर भारत में कहां से प्रविष्ट हुआ था? सिंध, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या गांधार? तो गांधार से। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कौन सी प्रमुख शक्ति थी? मगध, वत्स, मौर्य या पांड? तो यहाँ पर नंद वंश लिखना चाह रहा था लेकिन नहीं है अगर ऑप्शन में, तो क्योंकि मौर्य तो उस समय भाई अस्तित्व में ही नहीं थे, तो यहाँ पे जो है मगध ही हम मारेंगे। सिकंदर के भारत में प्रवेश का मुख्य मार्ग कौन सा था? नाथुला दर्रा, खैबर दर्रा, रोहतांग दर्रा, बुर्जील दर्रा? तो खैबर दर्रा था। और ये याद रखने वाली बात है कि सिकंदर भी खैबर दर्रा से ही किया था आक्रमण, और जो मोहम्मद
महमूद गजनवी, हाँ महमूद गजनवी जो है वह भी खैबर दर्रे से ही आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद? तो धनानंद था। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध किस भारतीय राजा से हुआ? पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, आम्भी या उदयन? तो पोरस से हुआ था। पोरस किस नदी के किनारे सिकंदर से लड़ा था? रावी, सतलज, झेलम या चिनाब? तो झेलम नदी के किनारे। और झेलम को ही जो है यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच कहा जाता है, इसलिए इसको झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या कहीं कहीं करकी का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर ने युद्ध के बाद पोरस के साथ क्या किया? उसे मार डाला, बंदी बना लिया, सम्मान पूर्वक राज्य लौटाया या यूनान भेज दिया? तो सम्मान पूर्वक राज्य लौटा दिया। किस भारतीय राजा ने बिना युद्ध किए ही सिकंदर से मित्रता कर ली? आम्भी, पोरस, उदयन या कलिंग नरेश? तो आम्भी ने किया था। सिकंदर के सैनिकों ने गंगा की ओर बढ़ने से क्यों मना कर दिया? जलवायु, बीमारियां, गंगा के पार शक्तिशाली साम्राज्य या खाद्य संकट? तो गंगा के पार शक्तिशाली साम्राज्य। भारत में सिकंदर की अंतिम सीमा कौन सी थी? गंगा नदी, व्यास नदी, यमुना नदी या सतलुज नदी? तो व्यास नदी थी। सिकंदर के आक्रमण का एक प्रमुख सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? भारतीय धर्मों का पतन, यूनानी भारतीय संपर्क, भारत में ईसाई धर्म का आगमन या संस्कृत का ह्रास? तो यूनानी भारतीय संपर्क। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबुल, एथेंस, तक्षशिला या मैसेडोनिया? तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत का कौन सा नेता शक्तिशाली बना? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस या उदयन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मैं समझ रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखो बन रहा है कि नहीं। सिकंदर का सेनापति जो भारत में रुका था वो कौन था? फिलिप, सेलेकस, एंटियागोनस या पेरिक्लिस? तो फिलिप रुका था। सिकंदर ने जिन यूनानी नगरों की स्थापना की उसे क्या कहा गया? अलेक्जेंड्रिया, सिल्यूकिया, हेलियोपोलिस या मैकेडोनिया? तो अलेक्जेंड्रिया कहा गया। भारत में अलेक्जेंड्रिया नगर कहाँ स्थित था? पंजाब, सिंध, गांधार या मालवा? तो पंजाब में स्थित था। सिकंदर के भारत अभियान का विवरण मुख्यतः किससे मिलता है? मेगास्थनीज, हेरोडोटस, एरियन या जस्टिन? तो एरियन से मिलता है। सिकंदर के भारत आगमन के समय प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? लिच्छवी, मल्ल, कौशल, वत्स, मगध, काशी या पांचाल और मत्स्य? तो गणराज्य की बात कर रहा है तो लिच्छवी और मल्ल। सिकंदर ने भारत से लौटते समय किस नदी मार्ग का उपयोग किया? यमुना, सतलुज, सिंधु या गंगा? एक मिनट। हाँ, तो किस नदी मार्ग का उपयोग किया था? तो सिंधु नदी मार्ग का उपयोग किया था। भारत में यूनानी प्रभाव से किस कला शैली का जन्म हुआ? मथुरा, गांधार, नागर या द्रविड़? तो गांधार कला शैली का। सिकंदर के आक्रमण का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव क्या था? यूनानी शासन की स्थापना, भारत का एकीकरण, विदेशी प्रभाव की चेतना या बौद्ध धर्म का पतन? तो विदेशी प्रभाव की चेतना। किसने सिकंदर के भारत अभियान को अस्थायी बताया? रोमिला थापर, डीएन झा, आरसी मजूमदार या सतीश चंद्र? तो आरसी मजूमदार ने। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सी सत्ता का उदय हुआ? नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या सातवाहन वंश? तो मौर्य वंश का। अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र में कुल कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? 12, 14, 16 या 18? तो 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, चंपा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र? तो तक्षशिला है। महाजनपद काल में सबसे प्रमुख शैक्षिक केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वैशाली? तो तक्षशिला था। यदि भी पूछ दे कि नालंदा से पहले कौन सा था, तो तक्षशिला था। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? कंबोज, अशमक, चेदी या पांचाल? तो अशमक था। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, वाराणसी, श्रावस्ती या कौशाम्बी? तो हस्तिनापुर थी। कंबोज महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? तांबे की खान, श्रेष्ठ घोड़े, रेशम उद्योग या व्यापारिक संगठन? तो श्रेष्ठ घोड़े।
16 महाजनपदों में सबसे पूर्ववर्ती नगरीकरण कहाँ देखने को मिला? पश्चिमोत्तर भारत, गंगा घाटी, महाराष्ट्र या मध्य भारत? तो गंगा घाटी में देखने को मिली। 16 महाजनपदों में से कितने गणराज्य थे? 4, 6, 10 या 14? तो 10 गणराज्य थे। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए गलत है क्योंकि 16 महाजनपदों में से जो है वो 2 ही मेन गणराज्यों के संघ थे। ये 16 महाजनपदों में से अगर 10 मान ले तो फिर 6 ही बचेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसीलिए 10 होगा आंसर। यवनों के आक्रमण से किस शिल्प शैली का विकास हुआ? नागर, द्रविड़, गांधार या मथुरा? तो गांधार का। गांधार कला में किस धर्म के प्रभाव प्रमुख रूप से दिखते हैं? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो बौद्ध धर्म। यूनानी द्रक्म शब्द से भारत में कौन सा शब्द आया? मुद्रा, द्रम, सिक्का या रुपये? तो द्रम शब्द आया। यवनों से भारत में कौन सी ज्योतिष परंपरा आई? सिद्धांत ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष, होरोस्कोप ज्योतिष, होरोस्कोप प्रणाली या पांचांग विद्या? तो होरोस्कोप प्रणाली आई। यवनिका शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत, राजनीति, रंगमंच या वास्तुकला? तो रंगमंच, जो नाटक होता था यवन का, उसे यवनिका कहा जाता था। और यवनिका और हिंदी नाटक में अगर, भारतीय नाटक में अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर यह रहता है कि यवनिका नाटक जो रहता है उसका अंत दुख वाला होता है, यानी वो दुखांत होता है, और वही जो भारतीय नाटक होता है वो सुखांत होता है। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? अंग, वत्स, काशी या कौशल? तो अंग की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद के प्रमुख प्राकृतिक लाभ क्या थे? पर्वतीय सुरक्षा, लोहे के भंडार, उपजाऊ भूमि या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। यूनानी प्रभाव से भारत की किस भाषा लिपि पर प्रभाव पड़ा? ब्राह्मी, नागरी, खरोष्टी या तमिल ब्राह्मी? तो खरोष्टी पर पड़ा। खरोष्टी लिपि की दिशा क्या थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या गोलाकार? तो दाएं से बाएं। यवन आक्रमणों के बाद भारत में किस शासन प्रणाली का प्रभाव बढ़ा? पंचायत प्रणाली, छत्रप प्रणाली, महामात्य प्रणाली या गणराज्य प्रणाली? तो छत्रप प्रणाली। यूनानी कला का भारत में सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, गांधार क्षेत्र या मगध क्षेत्र? तो गांधार क्षेत्र। यवन आक्रमणों के दौरान सिकंदर द्वारा भारत में स्थापित नगरों को क्या कहा गया? अलेक्जेंड्रिया, पेरिस, सेल्यूसिया या हेलियोपोलिस? तो अलेक्जेंड्रिया कहा गया। भारत में सिकंदर की अंतिम सीमा कौन सी नदी थी? सतलुज, व्यास, गंगा या यमुना? तो व्यास नदी थी। यूनानी सैनिकों के भारत छोड़ने का प्रमुख कारण क्या था? भोजन की कमी, मौसम की कठिनाई, गंगा के पार शक्तिशाली राज्यों का भय या बीमारी? तो गंगा के पार शक्तिशाली राज्यों का भय। यूनानी सेनापति जो भारत में प्रशासन हेतु रुका वो कौन था? सेलेकस, फिलिप, स्काइलैक्स या डेमेट्रियस? तो फिलिप था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में किस साम्राज्य की नींव पड़ी? शुंग, मौर्य, सातवाहन या गुप्त? तो मौर्य वंश की नींव पड़ी। यूनानी आक्रमण के बाद भारत में किस प्रकार की ज्ञान परंपरा समृद्ध हुई? वेदांत दर्शन, युद्ध नीति, होरोस्कोप आधारित ज्योतिष या जैन गणित? तो होरोस्कोप आधारित ज्योतिष। 16 महाजनपदों की सूची में सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? मगध, अशमक, कौशल या अंग? तो अशमक है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अयोध्या, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वाराणसी? तो देखो कौशल महाजनपद जो है उसकी राजधानी सबसे पहले अगर बात की जाए यानी कि रामायण काल में तो उस टाइम पे अयोध्या थी, लेकिन ऐसे अगर कौशल की राजधानी देखी जाए तो वो श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के उदय का सबसे बड़ा भौगोलिक कारण क्या था? समुद्र के निकटता, कूटनीतिक संगठन, लोहे की खाने और उपजाऊ भूमि या पशुपालन? तो लोहे की खाने और उपजाऊ भूमि। अंग महाजनपद पर बिंबिसार ने विजय क्यों प्राप्त की थी? व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण हेतु, धार्मिक कारणों से, प्रतिशोध में या कृषि भूमि प्राप्त करने हेतु? तो व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण हेतु। किस महाजनपद का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है? वत्स, कौशल, गांधार या अंग? तो गांधार का उल्लेख मिलता है। यूनानी आक्रमण के समय भारत के किन 2 महाजनपदों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी? काशी और कौशल, गांधार और कंबोज, वत्स और मल्ल या अशमक और कुरु? तो गांधार और कंबोज।
ये दोनों जो है यूनानी आक्रमण से कमजोर हुए थे। गांधार महाजनपद का ग्रीक नाम क्या था? गेड्रोसिया, अरेकोसिया, इंडिका या पेंटापोलिस? तो अरेकोसिया है। यूनानी यात्रियों ने भारत की कौन सी विशेषता पर विशेष टिप्पणी की? जलवायु, नगर व्यवस्था, सैनिक अनुशासन या धार्मिक समन्वय? तो नगर व्यवस्था। यूनानी प्रभाव से भारत की सिक्का प्रणाली में कौन सा परिवर्तन आया? स्वर्ण सिक्के बंद हुए, द्विभाषी और मुद्रित सिक्के बने, तांबे के सिक्के प्रचलित हुए या सिक्कों पर पशु चित्र अंकित हुए? तो द्विभाषी और मुद्रित सिक्के बने। सिकंदर ने भारत में कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 2 वर्ष, लगभग 5 वर्ष, केवल 10 वर्ष या केवल 1 वर्ष? तो वो जो है यहाँ पे लगभग 19 महीने यहाँ पे रहा था, तो इससे जो हम लगभग 2 वर्ष मान के चल सकते हैं। 19 महीने को 2 वर्ष माना जा सकता है। हाँ ठीक है। भारत से लौटते समय सिकंदर की सेना किस नदी के मुहाने से समुद्र मार्ग से भेजी गई? सतलुज, झेलम, सिंधु या गंगा? तो सिंधु मार्ग से भेजी गई, क्योंकि बाकी जो है स्थल मार्ग से गए थे। आधी सेना जो है, मतलब सेना का एक पार्ट जल मार्ग से सिंधु नदी के द्वारा भेजा गया और दूसरा जो है स्थल मार्ग से गया। सिकंदर का सेनापति नियारकस भारत में किस काम के लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला का शासक बनने के लिए, समुद्री अन्वेषण के लिए, यूनानी दूतावास की स्थापना के लिए या भारतीय सेना को प्रशिक्षित करने के लिए? तो समुद्री अन्वेषण के लिए। सिकंदर की भारत यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव क्या था? भारत पर यूनानी शासन स्थापित हुआ, भारत का एकीकरण शुरू हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ या गणराज्य स्थापित हुए, गणराज्य समाप्त हो गए? तो भारत का एकीकरण शुरू हुआ। यूनानी आक्रमण के कारण भारत में कौन सा राजवंश उभर कर सामने आया? शुंग, सातवाहन, मौर्य या गुप्त? तो मौर्य वंश। यूनानी भारतीय संपर्क से भारतीय वास्तुकला में कौन सा परिवर्तन हुआ? शुद्ध वैदिक शैली, डोरिक स्तंभों का उपयोग, ग्रीक शैली की गुफाएं या स्तूप निर्माण में मूर्तिकला का समावेश? तो स्तूप निर्माण में मूर्तिकला का समावेश। यूनानी और भारतीय धर्मों के बीच एक प्रमुख अंतर क्या था? यूनानी एकेश्वरवादी थे, भारतीय मूर्ति पूजक नहीं थे, यूनानी देवता मानव स्वरूप के थे या फिर भारतीय देवता अमूर्त थे? तो यूनानी देवता मानव स्वरूप के थे। यूनानी प्रभाव से भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या जोड़ा गया? वाचन परंपरा, दर्शन की बहस पद्धति, केवल वेद अध्ययन या यज्ञ पद्धति? तो दर्शन की बहस पद्धति। यूनानी संपर्क से भारत में गणित के किस भाग को बढ़ावा मिला? बीज गणित, त्रिकोणमिति, अंक गणित या रेखा गणित? तो रेखा गणित। यूनानी प्रभाव से भारतीय चिकित्सा पद्धति में किस विज्ञान को बल मिला? वैद्यक शास्त्र यानी सर्जरी, पंचकर्म, औषधि निर्माण या शरीर रचना विज्ञान? तो शरीर रचना विज्ञान। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में राजनीतिक शक्ति का केंद्र कहाँ बना? गांधार, मथुरा, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो पाटलिपुत्र बना। सिकंदर और पोरस के युद्ध में यूनानी पक्ष में कौन सा हथियार प्रमुखता से यूज किया गया? तलवार, भाला, चक्र या धनुष? तो भाला। यूनानी कला शैली में भारतीय कला के किस तत्व का समावेश हुआ? अमूर्तता, प्रतीकात्मकता, भावाभिव्यक्ति या गंधर्व चित्रण? तो प्रतीकात्मकता। सिकंदर का आक्रमण भारत में किस काल को समाप्त करता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल या मौर्य पूर्व काल? तो महाजनपद काल। यूनानी काल में भारतीय गणराज्य किस संकट से जूझ रहे थे? आंतरिक संघर्ष, दार्शनिक मतभेद, साम्राज्यवादी आक्रमण या धार्मिक संघर्ष? तो आंतरिक संघर्ष से। यूनानी संपर्क का दीर्घकालिक लाभ क्या रहा? भारत का दासत्व, भारत की भौगोलिक जानकारी यूनानियों को मिली, भारत में बौद्ध धर्म का नाश या भारतीय कला का अवसान? तो भारत की भौगोलिक जानकारी यूनानियों को मिली। तो यहाँ हमारे 200 MCQs कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो रहेगा हमारा मौर्य साम्राज्य। जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 MCQs में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।